गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आज जो अपन बात करेंगे गैसेस स्टेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है इसको बोलते हैं अपन गैसों का अणुगतिक सिद्धांत। मैं आपको पहले बोल चुका हूं, ये जो वीडियो मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूं ये हिंदी मीडियम के बच्चे भी देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी देख सकते हैं। हिंदी मीडियम के बच्चे जो रहेंगे उनके लिए मैं बोलता चलूंगा, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए यहाँ पे बोर्ड पे लिखता हुआ चलूंगा। चलो बात करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है वो किसने दी थी? कुछ साइंटिस्ट है, बर्नौली है, इसके अलावा जो है वंडरवाल है, ठीक है। तो ये कुछ साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या दी थी? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस दी थी। अब इसके पोस्टुलेशंस इंपॉर्टेंट है, उसको अपन को देखना है इसकी क्या अवधारणा है। तो अवधारणा देखो इसकी क्या पोस्टुलेशंस है। पहली ये है, ये इसमें बताया गया है कि यहाँ पर ये बताया कि गैस का जो ये कंटेनर है, मान लो ये गैस का कंटेनर, इसमें ऐसा होगा कि गैस के जो अणु होंगे ना, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ये गैस के मॉलिक्यूल्स, इन गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस क्या होगी बताओ? ज्यादा होगी। ज्यादा अगर इनके बीच में डिस्टेंस होगी, दूरी ज्यादा होगी, तो मैं बोलूंगा कि इनके बीच का जो स्पेस है, ठीक है, इनके बीच की जो जगह है उसका आयतन क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा, ठीक है। किसकी तुलना में? गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनकी तुलना में, गैस के अणुओं की तुलना में। तो पहला अपन इसका जो स्टेटमेंट पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं कि गैस के अणुओं के बीच की जो दूरी है ना वो बहुत ज्यादा होती है, उसका आयतन जो होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है, उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है गैस के अणुओं की तुलना में, गैस के पार्टिकल्स की तुलना में, ठीक है। तो पहला जो इसका स्टेटमेंट है उसको ध्यान से सुनेंगे। क्या है इसका स्टेटमेंट? तो पहला स्टेटमेंट है कि वॉल्यूम ऑफ, क्या बोलेंगे? वॉल्यूम ऑफ स्पेस बिटवीन गैस पार्टिकल इज वेरी लार्ज, बहुत बड़ा है, ठीक है, वेरी लार्ज देन वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल कैन बी नेग्लेक्टेड, एक पॉस्टुलेशन ये है, ठीक है। तो ये पॉस्टुलेशन है, फर्स्ट पॉस्टुलेशन इसको अपन बोलेंगे, ठीक है। तो हिंदी में बोल देंगे इसको कि जो गैस के जो अणु हैं उनके बीच का जो आयतन है, उनके बीच का जो गैस के अणुओं के बीच की जगह का आयतन जो है बहुत ज्यादा होता है गैस के अणुओं के आयतन की तुलना में, इसलिए गैस के अणुओं का जो आयतन है उसको नगण्य माना जा सकता है, ठीक है। तो ये अपन ने फर्स्ट स्टेटमेंट देखा। अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि वॉल्यूम जब गैस के पार्टिकल्स का क्या मान लिया? नेग्लिजिबल मान लिया, गैस के अणुओं का आयतन नगण्य मान लिया, तो यहां पर ये बोला जाता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रहेगा, आकर्षण जो रहेगा, ठीक है, वो भी क्या होगा? नगण्य होगा। किसके बीच में नगण्य होगा? गैस के पार्टिकल्स के बीच में। तो अगला स्टेटमेंट है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस पार्टिकल is negligible, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रहेगा किसके बीच में? गैस पार्टिकल के बीच में, वो नेग्लिजिबल है, ठीक है, नगण्य है, वो ना के बराबर है। तो दूसरा स्टेटमेंट अपन ये बोलेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो गैस पार्टिकल का वॉल्यूम ही नेग्लिजिबल है, इसलिए अपन ये बोलेंगे, ठीक है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट हुआ। अब तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। तीसरा स्टेटमेंट बहुत जबरदस्त है। तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, गैस के जो अणु होते हैं, उनकी जो टक्कर होती है, कॉलिजन जो होती है ना, वो परफेक्टली इलास्टिक होती है, पहली चीज, ठीक है। तो यहां पर मैं बोलूंगा कि कॉलिजन ऑफ गैस पार्टिकल इज परफेक्टली इलास्टिक, वो परफेक्टली इलास्टिक होती है। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या होता है?
इसको हिंदी में बोलेंगे गैस के जो अणु होते हैं ना उनकी टक्कर पूर्णतः प्रत्यास्थ होती है। अब पूर्णतः प्रत्यास्थ परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कॉलिजन होने से पहले और कॉलिजन के बाद गैस के पार्टिकल जब कोलाइड करेंगे उससे पहले की सीन और उसके बाद का सीन, ठीक है। दोनों ही केस में जो एनर्जी जो रहेगी वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। पहले जितनी एनर्जी है उतनी क्या रहेगी? बाद में रहेगी। तो इस टाइप की जो कॉलिजन होती है ना उसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। गैस के पार्टिकल कोलाइड नहीं हुए उससे पहले उनकी जितनी एनर्जी है वो, और जब वो कॉलिजन हो गया उनका आपस में तो उसके बाद की कितनी एनर्जी है, दोनों को देखेंगे। जब एनर्जी सेम होती है तो ऐसी कॉलिजन को बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक, अर्थात जिसमें किसी टाइप का एनर्जी का लॉस नहीं होता उसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। तो टक्कर से पहले टक्कर के बाद ऊर्जा समान रहती है तो इसको बोलते हैं पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर, ठीक है। अब दूसरी खास बात, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज देखो, तो यहाँ पर इसका मतलब अपन लिखेंगे सो एनर्जी before and after collision remains same, सेम रही, ठीक है। अब आ जाओ आगे। इसके बाद आगे हम बात कर रहे हैं, इसके बाद तीसरा ये स्टेटमेंट हुआ। चौथा स्टेटमेंट सुनिए। चौथा स्टेटमेंट क्या है? चौथा स्टेटमेंट ये है कि चलो ठीक है, कॉलिजन के बारे में मैंने आपको बताया कि कॉलिजन परफेक्टली इलास्टिक है। अब अगला इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये है कि गैस के पार्टिकल जब आपस में कॉलिजन करेंगे और कंटेनर की वॉल से जाकर के कॉलाइड करेंगे, कॉलिजन करेंगे, तो उस केस में गैस के अंदर क्या होगा? प्रेशर क्रिएट होगा। तो प्रेशर जो होगा ना, दाब जो उत्पन्न होगा वो किस वजह से होगा? वो होगा गैस के अणुओं की आपस में टक्कर से, और गैस के अणुओं की टक्कर होगी किससे? पात्र की दीवार से, तब जाकर के दाब उत्पन्न होगा, प्रेशर उत्पन्न होगा। तो यहां पर मैं बोलता हूं कि प्रेशर जो कॉज होगा, प्रेशर कॉजेस किसकी वजह से हो रहा है? रीजन लिखेंगे, वो इसकी वजह से हो रहा है ड्यू टू लिख देंगे कॉलिजन। कॉलिजन किस का? कॉलिजन बिटवीन, अपन लिखेंगे गैस पार्टिकल और किसका? और किसका? गैस पार्टिकल के बीच में कॉलिजन हो रहा है, और किसके बीच में हो रहा है? एंड कॉलिजन ऑफ गैस पार्टिकल विद कंटेनर वॉल, ठीक है। ये चीज है। तो ये चार मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्या बताया? केटीजी के पोस्टुलेशंस बताए, अवधारणा बताई। अब सुनो बच्चों आगे, फिफ्थ अवधारणा क्या है? फिफ्थ अपन जो बात करेंगे, देखो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो अलग अलग स्पीड से, अलग अलग वेलोसिटी से ट्रेवल करते हैं। कोई की वेलोसिटी, कोई की स्पीड जो होती है स्लो होती है, किसी की फास्ट होती है, अलग अलग होती है वो। तो अलग अलग स्पीड से अगर वो ट्रेवल करेंगे तो उनके केस में अपन क्या यूज करेंगे? एक 3 टर्म्स होती है जिसको बोलते हैं वीआरएमएस क्या है बताऊंगा मैं आपको। वी एवरेज और एक वीएमपी, ये 3 तरह के टर्म्स उनके लिए यूज करेंगे, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी अपन उनके लिए यूज करेंगे। तो सुनो आगे स्टेटमेंट लिखता हूं, फिर मैं ढंग से समझाता हूं आपको क्या है। सुनो, तो गैस के पार्टिकल्स होते हैं ना वो अलग अलग स्पीड से क्या कर रहे हैं? ट्रेवल कर रहे हैं। गैस के अणु अलग अलग वेग से क्या कर रहे हैं? अलग अलग जो है वेग से, दर से गति कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए अपन क्या करेंगे? उनके लिए औसत गतिज ऊर्जा प्रयुक्त करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि स्पीड ऑफ गैस पार्टिकल्स, गैसियस पार्टिकल इज डिफरेंट। ये डिफरेंट होती है, इज डिफरेंट। अब डिफरेंट होती है, सो काइनेटिक एनर्जी, their kinetic energy will also different. Their K का मतलब kinetic energy will also different, वो भी डिफरेंट हो, ठीक है। अब डिफरेंट होगी तो क्या होगा? एंड their average
काइनेटिक एनर्जी इज यूज्ड, तो फिर इनके लिए एंड देयर एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज यूज्ड, तो फिर इनके लिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी अपन जो काम में लेंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि गैस के जो अणु होते हैं ना, उनकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। वो अलग अलग होने की वजह से क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा जो रहेगी वो अलग होगी। गतिज ऊर्जा अलग अलग होने की वजह से उनके लिए औसत गतिज ऊर्जा को प्रयुक्त करेंगे। और औसत गतिज ऊर्जा जो होती है ना के ई, जो एवरेज अपन लेंगे वो अपन क्या लिखेंगे, हाफ एम और वी स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है ये वी स्क्वायर, तो ये आपको ये भी क्या करना पड़ेगा, एवरेज ही लेना होगा। ये क्या है, वेग है, ठीक है, वेग है ये, या फिर चाल जो भी बोलो आप, ठीक है, स्पीड या वेलोसिटी जो भी बोलो, तो ये जो है एवरेज शामिल हो गया। ये एवरेज लेने की वजह से आपको काइनेटिक एनर्जी की एवरेज लेनी पड़ेगी, ठीक है, ये वाले था। अच्छा, अब आगे देखते हैं इसके बाद। तो आगे देखेंगे कि गैस के पार्टिकल का जो वॉल्यूम है वो भी नेग्लिजिबल होता है। एक चीज और बता दूं मैं आपको इससे पहले, ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है जिसको अपन औसत गतिज ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे कि एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी होती है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ये टेम्परेचर की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब के जो है ना एवरेज, ये क्या लिख सकते हो आप, ये के एवरेज, ये एवरेज होगी के एवरेज, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। एक स्टेटमेंट ही ले सकते हैं। अब एक इक्वेशन दी गई थी इसमें जिसको अपन काइनेटिक गैस इक्वेशन बोलते हैं, अणुगतिक समीकरण बोलते हैं। और वो इक्वेशन क्या थी, वो इक्वेशन थी बच्चों Pv = 1/3 m लिखोगे, m लिखोगे और u स्क्वायर, ठीक है, u स्क्वायर लिखोगे यहाँ पे। ये एक इक्वेशन दी गई थी, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक गैस इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है, अणुगतिक समीकरण बोलते हैं। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक बात बताऊंगा, आगे सुनो। जबरदस्त बात क्या है, जबरदस्त बात है यहाँ पर कि यहाँ पर आप ये जो है इक्वेशन काम में ले रहे हो, ठीक है, लेकिन ये वाली जो इक्वेशन है Pv = 1/3 और m और ले लो आप u स्क्वायर, यहाँ पे ये ले लो, ठीक है, ये आप काम में ले लो। अच्छा, अब यहाँ पे मेरी बात समझो जरा, यहाँ पे ये आप काम में ले लो। तो यहाँ पे मुझे ये बताओ, यहाँ पे m क्या है, m जो है मास ऑफ वन गैस पार्टिकल, एक गैस पार्टिकल का मास है, मास ऑफ वन गैस पार्टिकल, एक गैस पार्टिकल का मास है, ठीक है, एक गैस का पार्टिकल का मास है स्मॉल है। और n का मतलब है, n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ गैस पार्टिकल, कितने गैस पार्टिकल्स हैं। तो यहाँ पर अगर मैं m को n से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो आपके पास आ जाएगा कैपिटल M। कैपिटल M क्या होगा, जितने भी गैस पार्टिकल्स है ना उनका मास है। तो मास ऑफ टोटल गैस पार्टिकल जितने भी हैं सबका टोटल मास है, ये टोटल मास, कुल द्रव्यमान है, जितने भी गैस के अणु उनका सबका कुल द्रव्यमान जो है वो m है। टोटल मास ऑफ गैस पार्टिकल, गैस जितने भी पार्टिकल हैं गैस के जितने भी अणु हैं उनका सबका मास ये कैपिटल M। तो मैं इसको हटाऊं और इसकी जगह मैं क्या पुट करूं, मैं पुट कर सकता हूं 1/3 कैपिटल M और पुट करूंगा u स्क्वायर, ये तो लिखना। अब मैं एक काम करता हूं कि यहाँ से इस टर्म्स को 2 से ऊपर और 2 से नीचे डिवाइड कर दिया तो लिखूंगा mu स्क्वायर, ठीक है, ये लिख दिया। अब सुनो आगे क्या लिख सकते हो आप, आगे ये टर्म्स जो है ना 1/2, ठीक है, और ये mu स्क्वायर, इसकी जगह आप काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो। तो काइनेटिक एनर्जी इसकी जगह लिखोगे तो यहाँ पे 2 बचेगा और 3 बचेगा इनटू इसको और इसको मिलाकर के आप क्या लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो। और K जो आप लिखोगे काइनेटिक एनर्जी 3pv/2 लिखोगे, 3pv/2 लिखोगे। बताओ ये चीज लिखोगे। अब यहाँ से Pv आप क्या लिख सकते हो, nRT लिख सकते हो, ठीक है, n यहाँ पर 1 मोल कर देना, 1 मोल गैस कर देना। अगर n 1 मोल गैस कर दिया
तो आप क्या लिख सकते हो, PV इज इक्वल टू RT लिख सकते हो, बोलो। और PV इज इक्वल टू RT आपने लिखी तो K इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, बोलो 3/2 और क्या आ जाएगा, RT आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझना है। अब सुनो यहाँ पे, ये जो है ये किसकी है बताओ, ये काइनेटिक एनर्जी है K फॉर, ये 1 मोल गैस की है या नहीं, एन यहाँ पर 1 मोल कर दिया, K फॉर काइनेटिक एनर्जी है ये 1 मोल गैस। 1 मोल गैस जो है ना उसकी क्या है, ये गतिज ऊर्जा है। ठीक है, और 1 मोल के अंदर कितने होते हैं, 1 मोल जो गैस होती है उसका मतलब क्या होता है, 1 मोल गैस का मतलब होता है 6.022 into 10 की पावर 23 गैस पार्टिकल, ये मतलब होता है। ठीक है, 1 मोल गैस का मतलब क्या होता है, 1 मोल गैस में कितने गैस के अणु होते हैं, तो वो बोलते हैं अपन 6.022 into 10 की पावर 23 गैस पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे ये चीज अपन बोलेंगे, तो यहां से मैं क्या करूं, यहां से ये बोल सकता हूं कि 6.022 into 10 की पावर 23 जो गैस के पार्टिकल है उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी है। ठीक है, तो यहां पर बोलेंगे अपन K फॉर क्या बोलेंगे, 1 गैस पार्टिकल, 1 गैस पार्टिकल की K कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो वो अपन क्या लिखेंगे, K इज इक्वल टू अपन लिखेंगे 3/2 RT और अपॉन Na। ठीक है, ये अपन लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं, इस R अपॉन Na की जगह अपन लिख सकते हैं क्या, देखो R तो होता है फिक्स है 8.314, ठीक है, और इसकी जगह 6.022 into 10 की पावर 23। ठीक है, और ये हम लिखेंगे 1.38 into 10 की पावर -23। ठीक है, ये अपन लिखेंगे, तो ये अपन लिखेंगे, ये जो है R अपॉन Na, इस R अपॉन Na को आप लिख सकते हो K। K क्या चीज है, यहाँ पे K लिख सकते हो इसकी जगह, K होता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, बोल्ट्जमान नियतांक बोलते हैं इसको साथ। ठीक है, तो बोल्ट्जमान नियतांक इसको आप बोल सकते हो। तो यहां से मैं हटाऊं इस R अपॉन Na को और इसको हटा करके मैं K लिख सकता हूं। ठीक है, तो बच्चों क्या लिखूंगा मैं, इसकी जगह K लिख सकता हूं। तो अगर मैं इसकी जगह K लिख दूं, ठीक है, तो मेरे पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, सुनो, मेरे पास जो इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी K इज इक्वल टू I 3/2। ठीक है, और क्या आ जाएगी बताओ, R अपॉन Na की जगह K और T लिख दूंगा। तो ये जो इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है, दोनों में क्या फर्क है, आप ही बताओ, दोनों में क्या फर्क है। दोनों में ये फर्क है कि ये वाली जो इक्वेशन है ना, वो तो किसके लिए है, 1 मोल गैस के लिए, यानी ये काइनेटिक एनर्जी है किसकी, ये 6.022 into 10 की पावर 23 गैस के जो पार्टिकल है उनकी काइनेटिक एनर्जी। तो ये अपन बोलेंगे K फॉर 1 मोल गैस, 1 मोल गैस के लिए ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, और ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी है फॉर 1 गैस मॉलिक्यूल, एक गैस मॉलिक्यूल जो है ना उसकी ये काइनेटिक एनर्जी। ये दोनों में फर्क है, आगे बात समझ में आपको। ठीक है, तो ये सारी मैंने आपसे बातें की। यहां से देख रहे हो काइनेटिक एनर्जी किस पे डायरेक्टली डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पे। तो ये एक गैस के अणु की गतिज ऊर्जा है, ये 1 मोल गैस की क्या है, गतिज ऊर्जा है। तो फिर से कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी, और मैं वही बोलूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।